क्रिया के। तो यहाँ से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ना शब्द पे ध्यान देना है, क्या बोल रहा है संयोजन। तो संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब यदि मैं आपको बताऊं तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि यदि दो अलग अलग पदार्थ आपस में जुड़ करके कोई एक नया पदार्थ यदि बना रहा है तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि अभिकारक में कितने भी पदार्थ हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद जब भी बनेगा, प्रोडक्ट जब भी बनेगा वो एक ही बनेगा। और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और वही बातें यहाँ लिखी गई है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, यानी कि अभिकारक कितना भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा, यानी कि एकल बनेगा, का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप सपोज करें कि A और B ये 2 अलग अलग पदार्थ हैं और ये आपस में मिलकर AB बना रहा है, यानी कि उत्पाद आप एक देख रहे हैं। कभी कभी क्या हो सकता है कि 3 भी अभिकारक हो सकते हैं, आप सपोज करें ABC, लेकिन ये उत्पाद में ABC यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे अभिकारक कितना भी हो, उत्पाद हमेशा एकल ही होगा, यानी कि एक ही होगा। और इसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन कहते हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग अभिकारक मिलकर, संयोग यानी कि मिलकर एकल पदार्थ जो है, एकल उत्पाद जो है वो बनाते हैं। जो कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप जब जल के साथ मिलाएं तो ये एक ही उत्पाद आपको देता है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और उसके साथ साथ हीट निकलता है, लेकिन हीट तो कोई आपका उत्पाद हुआ नहीं ना, वो तो बेस्ट चीज़ है, वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसलिए उत्पाद जो हमारा होता है वो ये ही होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद ही बनाएंगे। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो कोयले का दहन और जल का निर्माण, ये दोनों संयोजन अभिक्रिया होता है। क्योंकि यहाँ आप कोयले का दहन यानी कि कोयले को जला रहे हैं, यानी कि आप कार्बन को जला रहे हैं। तो कार्बन जब जलेगा तो वो किसी को भी आप हवा में जलाएं तो वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा, और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के बाद ये यहाँ CO2 बनाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और फिर उसके साथ साथ ये हीट भी जो है वो जनरेट करेगा, यानी कि हीट को भी ये निकालेगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि कोयले का दहन जब होता है तो ये क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ भी आप 2 अलग अभिकारक देख रहे हैं और उत्पाद एक ही देख रहे हैं। उसी तरह जल के निर्माण की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, एकल उत्पाद यानी कि जल बनाता है। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बस इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अभिकारक कितना भी हो, उत्पाद हमेशा एक ही होगा, बस आप ये ध्यान में रखिएगा। अब अगला अभिक्रिया जो हमारा है वो है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वियोजन को ही हम लोग अपघटन भी मतलब वियोजन को ही हम लोग कभी कभी अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वियोजन को ही हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन या अपघटन दोनों एक ही बात है, लेकिन मैं हमेशा वियोजन शब्द का ही प्रयोग करूँगा। अब ये क्या होता है वियोजन अभिक्रिया में, इसमें जस्ट संयोजन का उल्टा होता है। वियोजन का मतलब एक तरह से देखा जाए तो तोड़ना होता है, और इसमें क्या होता है कि अभिकारक एक होगा, लेकिन उत्पाद में वो क्या करेगा, एक ही अभिकारक को बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में वो तोड़ करके एक अलग अलग पदार्थ जो है वो बना देगा। जैसे आप सपोज करें कि AB है, ये अभिकारक है, और इसे तोड़ करके ये AB में अलग अलग बना देगा। या ये अभिकारक ABC है और उत्पाद में ये A+B+C इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देगा। यानी कि यहाँ अभिकारक हमेशा एक ही होगा, लेकिन उत्पाद कई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, वो डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ है। तो उसी तरह यहाँ वही बातें लिखी गई कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए
तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उत्पाद हमेशा एक ही होगा, अभिकारक हमेशा एक ही होगा, लेकिन उत्पाद जो है वो बहुत सारा होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फेरस सल्फेट है FeSO4, और ये फेरस सल्फेट को जब ये इससे तोड़ा जाता है तो ये आप देख सकते हैं कि ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ये 3 अलग अलग चीज़ों में टूट रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक कितना है, 1, और उत्पाद यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमेशा इसमें अभिकारक एक ही होगा, लेकिन उत्पाद जो होगा वो बहुत हो सकता है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि यहाँ जब 2 हो तो उसको डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, और जब भी 3 आ जाए तो उसे हम लोग ट्राइऑक्साइड पढ़ते हैं। ये शायद आप लोग जानते भी होंगे, वैसे मैं आप लोगों को बता दिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ एक बात आप लोगों को समझना है कि वियोजन अभिक्रिया जो है इसे कई अलग अलग विधियों द्वारा तोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट जो है इसे किसी न किसी माध्यम से तोड़ा गया होगा, क्योंकि ऐसे अपने आप तो ये टूटेगा नहीं। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो ऊष्मा का सहारा ले सकते हैं, या प्रकाश का सहारा ले सकते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली का सहारा जो है वो ले सकते हैं। और इस वजह से कहा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। और वो 3 प्रकार कौन कौन सी होती है, तो इस पेज से यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि वियोजन अभिक्रिया वो 3 प्रकार कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन, और दूसरा है विद्युत वियोजन, और तीसरा होगा प्रकाशीय वियोजन। और ये बहुत सिंपल है, बस आपको शब्द पे ध्यान देना है। ऊष्मीय वियोजन बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ अभिकारक को ऊष्मा देकर तोड़ा जाएगा। विद्युत वियोजन बोला जाए तो यहाँ अभिकारक को विद्युत ऊर्जा के माध्यम से तोड़ा जाएगा। प्रकाशीय वियोजन बोला जाए तो वहाँ अभिकारक को प्रकाश की ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के माध्यम से तोड़ा जाएगा, और इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को देख लेते हैं। यानी कि जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने के कारण संपन्न हो तो इसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर बोला जाता है, यदि आप इसे ऊष्मा दें तभी ये अभिक्रिया पूरा होगा। बिना ऊष्मा के ये टूटेगा कैसे, तो यहाँ ऊष्मा के माध्यम से जो है वो तोड़ा जा रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन कह देते हैं। बहुत सिंपल है देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप ऊष्मा दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि चूना होता है, जैसा कि आप लोग पीछे जानते हैं, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस निकालेगी, ये 2 अलग अलग चीज़ों में टूटेगी। और यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं तो इसलिए इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। और जबकि ओवरऑल देखा जाए तो ये एक वियोजन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक अभिकारक है और उत्पाद हमें 2 दिख रहा है। उसी तरह विद्युत वियोजन की बात करें तो यहाँ यदि वियोजन अभिक्रिया विद्युत प्रवाह करने पर संपन्न हो तो इसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ बिजली के माध्यम से चीज़ें हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हम लोग सिंपल में कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ जल जो है, जल को आप यदि विद्युत धारा दें यानी कि बिजली दें, यहाँ मैंने थोड़ा सा विद्युत लिखना भूल गया है, तो यहाँ आप समझिएगा कि यदि यहाँ जो है विद्युत दे करके जल को यदि आप विद्युत दें तो ये 2 अलग अलग चीज़ों में टूटेगा। एक तो आपका हाइड्रोजन होगा और एक आपका ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो ये जो अभिक्रिया होगी ये विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी, शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब अगली अभिक्रिया जो है वो है आपका प्रकाशीय वियोजन, जो कि मैंने आपको बता ही रखा है कि प्रकाशीय वियोजन क्या होगा। तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो तो इसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड को आप सूर्य का प्रकाश दें
तो ये सिल्वर और क्लोराइड ये दोनों अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य के प्रकाश की मदद से किया जा रहा है, तो इसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। और अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, तो अभिकारक एक ही होता है और उत्पाद कई हो सकता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3। क्यों 3 होते हैं, क्योंकि इसे तोड़ा जो जाता है तो वो ऊष्मा के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा। तो इसलिए ये ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और एक विद्युत वियोजन। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जामों में इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ जो है वो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है और इसे हीट दिया जा रहा है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड में इस तरह से टूट रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो ये आप वीडियो रोक करके बताएं और फिर आप जो है वीडियो को चला सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभिकारक एक ही है और टूट कितने में रहा है, तो 2 में टूटा है। तो ये एक तरह से वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। वियोजन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। बस आपको ये शब्द जो है वो ध्यान में रखना है और आप अपना तरीका भी बना सकते हैं ताकि चीज़ें जो है आपको लंबे समय तक याद रहे। अब तीसरी अभिक्रिया जो है हमारा वो है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको शब्द पे यहाँ भी ध्यान देना, विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, यदि मैं कहीं और चला जाऊँ तो आप क्या कहेंगे, हमने अपने स्थान को क्या किया, बदल लिया, यानी कि विस्थापित हो गया। तो विस्थापन का मतलब आप समझिएगा कि बदलना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ ना क्या होता है कि जो भी अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यानी कि वहाँ से हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया जनरली कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, और इस तरह की अभिक्रिया जो होती है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है। और सबसे पहले यहाँ यदि मैं अपनी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो सबसे पहले यहाँ जो होता है, जो भी ताकतवर तत्व होता है वो कम ताकतवर तत्व को मार के वहाँ से हटा देता है और वो उसके स्थान पे जो है वो बैठ जाता है। तो सबसे पहले आपको ना इसको जानने से पहले आपको सक्रियता या अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी होता है उसे आप लोग थोड़ा जान लें तो बड़े ही आसानी से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ये आपको सक्रियता श्रेणी जो है वो ध्यान में रखना है ताकि इस तरह का जो भी समीकरण हो आप जो है आसानी से उसे हैंडल कर पाएँ, क्योंकि यदि ये आपको पता रहेगा तो आप जान पाएंगे कि कौन सा तत्व जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है या सक्रियता है। तो ये दोनों बातें एक ही होता है, सक्रियता बोले या अभिक्रियाशीलता बोले, यानी कि कौन ज़्यादा एक तरह से कहे तो ताकतवर है। तो सबसे पहले यहाँ जो है पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये 13 लगभग जो है तत्व जो है यहाँ मैंने लिए हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और उसके बाद ये एक तरह से देखा जाए तो ये घटते क्रम में है, यानी कि घटती अभिक्रियाशीलता है। सबसे ऊपर पोटेशियम है तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है तो ये उससे कम है, फिर कैल्शियम है तो उससे कम है, एल्युमिनियम है तो उससे कम है, जिंक है तो सबसे कम है, सबसे कम आप देख रहे हैं कि गोल्ड है। और यहाँ इतना ही आप यदि ध्यान में रखें, इतना ही अभिक्रियाशीलता को आप यदि ध्यान में रखें, इतने ही तत्व को, तो आपका बहुत सारा काम जो है वो बन जाएगा। इससे ज़्यादा बाहर हमको लग रहा है कि हो भी मतलब नहीं होगा। आप इतना ही यदि ध्यान में रखें तो आप चीज़ों को हैंडल बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपको बस इसको 1-2 बार देखना है और ये चीज़ें आपको जो है याद हो जाएंगी। थोड़ा सा आप लोगों को पहली बार लग सकता है कि कैसे इसे याद रखें, लेकिन हाँ आप लगातार इसे देखें तो आपको जो है याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया बता रहा था और यहाँ मैं बताया आपको कि जो भी अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, अधिक क्रियाशील का मतलब जो भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो कम ताकतवर वाले यानी कि कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं। आप यौगिक समझ रहे हैं ना, कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ये एक यौगिक है, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग तत्व हैं। जैसे कि यहाँ आपको कॉपर और सल्फर और ऑक्सीजन, ये 3 अलग अलग तत्व जो है साथ में दिखाई दे रहे हैं।
तो ये एक तरह से यौगिक हो जाता है, कंपाउंड बनाता है। जो अकेले होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि Zn जो है, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में यदि इसको मिलाएं तो ये क्या करता है, कॉपर को आप देख रहे हैं ये विस्थापित कर दिया। यहाँ देखिए आप, जिंक सल्फेट जो है यहाँ आ गया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कॉपर को जो है वो विस्थापित कर दिया, और कॉपर आप यहाँ देख रहे हैं, और कॉपर के स्थान पे ये जिंक बैठ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यानी कि जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, और कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है, यानी कि कम ताकतवर है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं जिंक का स्थान यहाँ है, और कॉपर आप देख सकते हैं कि यहाँ है, यानी कि ये कितना ऊपर है, यानी कि इससे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये एक तरह से अभिक्रियाशील है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये लिस्ट जो है ये क्यों याद रखना ज़रूरी है, ताकि आप समझ पाएँ कि ये क्यों हटा, क्योंकि यहाँ जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, तो कॉपर से, इसलिए उसको हटा दिया। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि लोहा को यदि आप कॉपर सल्फेट में मिलाएं, और ये अभिक्रिया मैंने पहले भी कर रखा है हम लोगों ने, और ये जब यहाँ ये दोनों जब इसमें जब भी डाला जाता है तो ये कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, और कॉपर के स्थान पे ये आप लोहा को देख रहे हैं बैठ गया। क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कॉपर से लोहा जो है वो अधिक क्रियाशील है, क्योंकि यहाँ आप देखें तो लोहा कहाँ है, आप देख सकते हैं कि लोहा 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 Fe ये आप देख सकते हैं कि यहाँ है लोहा, और कॉपर आप देख रहे हैं कि यहाँ है, यानी कि ये काफ़ी ऊपर है, यानी कि ये कॉपर, लोहा भी जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यानी कि ये यौगिक है और ये अलग तत्व है, और जैसे इसमें इसको डालें तो इसके यौगिक में ये बैठ जाता है और कॉपर को यहाँ से हटा देता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, और ये भी बहुत ही सिंपल है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, और फिर विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन में क्या हुआ था, दो अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बना रहा था, और वियोजन में एक अभिकारक मिल करके, एक अभिकारक मतलब टूट करके बहुत सारे उत्पाद जो है वो बना रहे थे। और विस्थापन में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया जो होती है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आगे हमारा जो लास्ट अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये भी सिंपल ही है, इसमें बस 2 बार जो है चीज़ें चेंज होंगी, विस्थापन की तरह ही है, लेकिन यहाँ जो है लड़ाई का मामला नहीं है, यहाँ ये सहमति का मामला होता है। इसमें यहाँ आपस में मिल करके सहमति से जो है एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, जिसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। ये एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है, या यूँ कहें यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अभिक्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सोडियम सल्फेट है ये एक यौगिक है, और यहाँ आप बेरियम क्लोराइड को देख रहे हैं ये एक यौगिक है, यानी कि दो अलग अलग यौगिक है। यदि ये आपस में मिलेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट, यानी कि सल्फेट के स्थान पे यहाँ सोडियम था, लेकिन यहाँ सल्फेट के स्थान पे बेरियम आ जाता है, और यहाँ क्लोराइड के साथ बेरियम था तो यहाँ क्लोराइड के साथ सोडियम आ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आयनों का एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, या यूँ कहें तो यौगिक से अभिक्रिया कर दो नए यौगिक बना रहे हैं, क्योंकि ये एक अलग यौगिक है और ये एक अलग यौगिक है, और ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो एक नया यौगिक और ये भी एक नया यौगिक है। तो इस तरह से भी आप इनको समझ सकते हैं। तो इसी को हम लोग द्विविस्थापन बोलते हैं। द्विविस्थापन इसलिए क्योंकि यहाँ 2 बार चीज़ें हो रही है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो इसीलिए हम लोग द्विविस्थापन, इसमें भी स्थान परिवर्तन हो रहा है तो इसलिए इसे विस्थापन बोल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल ये भी है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो क्या होती है। यहाँ नंबर थोड़ा 4 होगा, माफ़ कीजिएगा, तो मैंने यहाँ 3 लिखा है, तो आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे। तो यदि मैं आप लोगों को एक बार रफली जो है
रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताऊं तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन में क्या था कि दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाएंगे। और वियोजन अभिक्रिया में क्या था कि कोई एक अभिकारक है वो टूट करके दो अलग अलग उत्पाद जो है वो बनाएंगे। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि ए मान लेते कि अकेला है और बी सी साथ में बैठा है, तो इधर अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि बी जो है बी का स्थान ए ले लेता है और सी के साथ बैठ जाता है और बी को जो है वो अकेला इधर अलग कर देता है। तो ये आपका एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया होता है। और द्वि विस्थापन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ए बी साथ बैठा है और सी डी साथ बैठा है, और इधर क्या होता है कि ए जो है वो सी के साथ बैठ जाता है और बी जो है वो डी के साथ बैठ जाता है, और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपली आपको ऐसे ध्यान में रखना है, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे।